हेलो दोस्तों, ये है क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों को हम मतलब समूह में वर्गीकृत कैसे करते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। मतलब पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पढ़ेंगे कि जल की घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको समझाऊं तो जल की घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो होंगे दो। एक होगा विलय विलय और एक होगा अविलय। एक विलय, दूसरा अविलय। विलय पदार्थ और अविलय पदार्थ। अब विलय पदार्थ क्या होंगे? जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में जल नहीं जो किसी द्रव में घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। और जो द्रव में नहीं घुलते उन्हें अविलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। विलय पदार्थ यानी जितने भी जो भी पदार्थ हैं वो लगभग 70% पदार्थ जल में घुल जाते हैं, इसीलिए इसे एक बहुत अच्छा विलय कहा गया है, विलायक कहा गया है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पदार्थ होते हैं वो द्रव में पानी में घुल जाते हैं। तो जो पानी में घुल जाएंगे उन्हें विलय पदार्थ, और जो नहीं घुल पाते उन्हें अविलय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि नमक को अगर पानी में नमक व पानी का घोल, अगर हम नमक को पानी में घोल दें तो नमक पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। तो नमक क्या हुआ? एक विलय पदार्थ हुआ। नमक क्या हुआ? एक विलय पदार्थ हुआ। दूसरा है कि अगर हम शक्कर को पानी में घोलें तो शक्कर भी पानी में घुल जाती है। तीसरा अगर लें तो चौक जो होती है, चौक का पाउडर, अगर हम उसे पानी में घोल दें तो वह भी पानी में घुल जाता है। तो नमक, शक्कर और चौक, ये तीनों क्या हुए? ये तीनों विलय पदार्थ हुए। जबकि अगर हम पानी में लकड़ी का बुरादा घोले तो लकड़ी का बुरादा पानी में क्या घुलेगा? बिल्कुल भी नहीं, पानी में नहीं घुलेगा। इसीलिए जो लकड़ी का बुरादा है वह क्या है? एक अविलय पदार्थ है। लकड़ी का बुरादा क्या हुआ? अविलय पदार्थ हुआ। उसके बाद दूसरा है, जैसे पानी में अगर हम पानी में तेल घोलने पर, क्या पानी में तेल घोलने पर घुल जाएगा? नहीं, पानी में तेल भी नहीं घुलता, तो तेल भी क्या हुआ? एक अविलय पदार्थ हुआ। अगर हम रेत को पानी में घोलने पर रेत भी नहीं घुलेगा, तो क्या हुआ? एक अविलय पदार्थ हुआ। रेत भी एक अविलय ही पदार्थ हुआ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी अन्य द्रव में घुल जाते हैं, पानी में नहीं घुलते। ये है जल की घुलनशीलता के आधार पर। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में तो नहीं घुलते लेकिन किसी अन्य द्रव में घुल जाते हैं। जैसे कि अगर हम मिट्टी के तेल में नमक को डालें तो वह घुल जाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो मिट्टी के तेल में नमक नहीं घुलता और पानी में नमक घुल जाता है। ठीक है। तो मिट्टी के तेल में नमक को घोले तो नहीं घुलेगा, जबकि पानी में घुल जाता है। तो यह जो नमक है वो पानी के लिए तो विलय पदार्थ है और मिट्टी के तेल के लिए अविलय पदार्थ है। ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दूसरा है जल के सापेक्ष
जल के सापेक्ष भार के आधार पर, यानी जल के भार के आधार पर जल के साथ में हम मतलब कंपैरिजन करते हैं जल के और किसी भी पदार्थ के भार की, तो उसके आधार पर हमने कितने भागों में बांटा हुआ है। जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला, एक जो तैर जाती है, तैर जाते हैं, और जो ऐसे लिख लो नहीं तैरते, जो नहीं तैरते। ठीक है, जो तैर जाते हैं और एक नहीं तैरते। तो जो तैर जाएंगे यानी उनका जल के सापेक्ष जिसका भार कम होता है। अगर जल के सापेक्ष भार किसी भी वस्तु का कम होगा तो वह जल पर तैर जाएगी, और अगर जल के सापेक्ष वस्तु का भार अधिक होगा तो डूब जाएगी। ठीक है, वो नहीं तैरेगी, वो डूब जाएगी। ठीक है, तो अगर जल के सापेक्ष यानी जल के भार से किसी भी वस्तु का भार ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी, और अगर वस्तु का भार कम होगा जल के भार से तो तैर जाएगी। कम होगा तो तैर जाएगी और अधिक होगा तो डूब जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सरसों का तेल। सरसों के तेल का जो भार होता है वह जल से कम होता है, इसीलिए सरसों का तेल पानी की सतह पर तैरता रहता है। लेकिन अगर ले लोहे की कील का भार अधिक होता है जल के भार से, इसीलिए वह जल में डूब जाती है। इसके कई एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं। सरसों का तेल तैरता है क्योंकि जल से हल्का होता है। मोम भी तैरता है क्योंकि जल से इसका भी भार कम होता है। लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि जल से भारी होती है। कांच की गोली भी डूब जाती है क्योंकि जल से भारी होती है। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है क्योंकि जल से हल्का होता है। तो आप अपने आसपास चीज़ें देख सकते हो, जो तैर जाएगी उसका भार कम होगा और जो डूब जाएगी उसका भार अधिक होगा। उसके बाद है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होगा पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होगा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा होगा पारभासी पदार्थ। पारदर्शी मतलब जिनके आर पार देख सकते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है, जिनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ के आर पार देख सकते हैं तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे जल। क्या हुआ एग्जाम्पल? जल। और दूसरा हुआ कांच। ठीक है, तो जल और कांच इनके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि पॉलिथीन भी इसी में आएगी अगर हम उसमें साफ साफ देख पा रहे हैं तो। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास है ये पॉलिथीन, हम इसके आर पार बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप साफ साफ इसे पढ़ भी सकते हैं। तो ये हुआ एक पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा अपारदर्शी पदार्थ होंगे जिनके आर पार नहीं देख सकते, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे कि ये कागज, जैसे क्या है कागज, ये देखिए आप नहीं देख पा रहे हैं, मेरा हाथ आप नहीं देख पा रहे हैं, ये पेन आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कागज क्या हुआ? एक अपारदर्शी पदार्थ। क्या हुआ? एक अपारदर्शी पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल होंगे कागज और पॉलिथीन, इसमें भी आ सकती है, वो आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा पारदर्शी पॉलिथीन है, कौन सी अपारदर्शी। जैसे कि
ये एक पॉलीथीन है, ये देखिए, ये एक पॉलीथीन है, इसके आर पार आप ये देखिए नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये वाली पॉलीथीन तो पारदर्शी हुई, ये पारदर्शी हुई, यह है अपारदर्शी हुई क्योंकि इसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तीसरा है पारभासी, जिसके आर पार, जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे। कैसा? धुंधला दिखाई दे, मतलब कि दिखाई भी दे और ना भी दे। ठीक है, हल्का हल्का सा दिखाई दे कि हाँ कुछ है, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से उसकी पहचान ना कर पाए। धुंधला धुंधला सा दिखाई दे, जैसे कि ये है पारभासी। ये देखिए, इसके नीचे ये पेपर रखे हुए हैं, क्या आप इसे अच्छी तरह देख पा रहे हैं? ये देखिए, अब देख पा रहे हैं, लेकिन अब नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या हुआ? यह एक पारभासी हुआ। दूसरा है हमारे पास ये पॉलीथीन। ये देखिए, इसके आर पार हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। कैसा? धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे तेल लगा कागज, आप एक कागज पर तेल लगा कर देखिए और फिर उसके आर पार आप देखने की कोशिश करेगा तो उसमें से आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो तेल लगा हुआ कागज और पेंट लगा कांच। ठीक है, इसमें बहुत कम हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है। पारदर्शी, जिनके आर पार हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। अपारदर्शी, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। और पारभासी, जिनके आर पार हम धुंधला दिखाई देते हैं। यानी इन दोनों के बीच का है पारभासी, दिखाई भी दे रहा लेकिन नहीं भी। ठीक है, तो इन दोनों का संगम हुआ पारभासी, जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कठोरता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। कठोरता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो कठोरता के आधार पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं? तो कठोरता के आधार पर भी जो पदार्थ होंगे वो दो ही प्रकार के होंगे। एक मुलायम पदार्थ और दूसरा होगा कठोर पदार्थ। एक मुलायम पदार्थ, दूसरा कठोर पदार्थ। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को अपने हाथों से दबाकर देखें तो अगर वो दब जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? मुलायम पदार्थ। और अगर नहीं दब पाता तो कठोर पदार्थ। दब जाता है तो मुलायम पदार्थ, नहीं दब पाता तो कठोर पदार्थ। जैसे कि मैं लिख दूं, हाथों से दब जाता है तो मुलायम पदार्थ होगा, और नहीं दब पाता, नहीं दबता, हाथों से नहीं दबता तो कठोर पदार्थ होगा। जैसे कि ये एक पेन है, मैं इसे हाथों से कितना भी दबा लूं, ठीक है, ये नहीं दब रहा, तो ये क्या है? कठोर पदार्थ है। जबकि और दूसरा है मुलायम पदार्थ। जैसे ये है, ये एक स्पॉन्ज है, ये देखिए, अगर मैं इसे अपने हाथों से प्रेस करूं तो ये दब रहा है। ठीक है, तो ये है मुलायम पदार्थ। आप समझ गए होंगे। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं रबर की गेंद। रबर की गेंद, अगर रबर की गेंद को हम अपने हाथों से दबाएं तो आराम से दब जाते हैं। कांच के टुकड़े, कांच के रबड़ की गेंद, जैसे रुई, ऊन, और क्या हुआ, कपड़े को अगर ऐसे ही इकट्ठा कर दो और उसको दबाने की कोशिश करो, वो भी दब जाता है। और होगा स्पंज। ठीक है, स्पंज। तो ये सब क्या हुए? मुलायम पदार्थ। और कठोर पदार्थ, जैसे कि हमारे पास है लोहा, कोई भी मेटल, और लकड़ी, तीसरा है कांच। ठीक है,
तो लोहे के टुकड़े, कांच, लकड़ी के टुकड़े और कांच के टुकड़े, तो ये क्या होंगे, कठोर पदार्थ में आते हैं। जो हाथों से दब जाते हैं मुलायम पदार्थ, जो हाथों से नहीं दबते वो कठोर पदार्थ। बहुत सारे पदार्थों को अपने आसपास से इकट्ठा करो और देखो कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और जो नहीं चिपकते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे चुंबकीय पदार्थ में हुए लोहे से बने हुए जितनी भी वस्तुएं होंगी, लोहे, निकिल, ये धातुएं होती हैं, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। इनसे बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होंगी, इनसे बनी वस्तुएं चुंबकीय पदार्थ में आती हैं, जो चुंबक से चिपक जाती हैं। लेकिन लकड़ी, क्या लकड़ी चुंबक से चिपकती है? नहीं, लकड़ी। उसके बाद प्लास्टिक, ये भी नहीं चिपकती। ठीक है भाई, चौक पाउडर, ये भी नहीं चिपकता। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुंबक से नहीं चिपकती, और लोहे, निकिल और कोबाल्ट की वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं। इन तीन को आप याद रखो कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट, इनसे बनी वस्तुएं ही चुंबक से चिपक जाती है, बाकी नहीं चिपकती। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल इसी में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब जितना मैंने पढ़ाया है वो सब समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको कमी नज़र आ रही होगी तो वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में वो गलती ना करूँ। ठीक है, और पार्ट 3 में हम चैप्टर 2 ये पूरा कर लेंगे, और इसकी एक्सरसाइज भी मैं कराऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।